जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो मेरे को आप ये बताइए कि व्हाट इज़ शेयर, शेयर क्या है? शेयर जो है, शेयर आवाज़ थोड़ा कम आ ओनरशिप। रही है आपकी। हेलो। बोलिए, व्हाट इज़ शेयर? Share is a kind of ownership which we have in a company through which we get profit. Basically, share means ownership stake in a company. You can say, हाँ, ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी, यही ऐसे है। प्रॉफिट्स मतलब थोड़ी है यहाँ पे। ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी, दैट्स इट। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड लोन? Share and loan. In in loan, we are not the owner of that company, but in share we get the ownership. First difference. Second difference in case of in case if loan is given, so in case of liquidation loan we will get the first the amount as comparison to the shareholder. Second, or loan amount is a fixed kind of, and share amount can increase or decrease. Means the profit can increase or decrease as per demand and supply. So basically, share is a kind of ownership, loan is a debt. In loan we get interest, but in share we don't get interest. We get return basically. This is good. What is equity? Equity is also ownership in a company wherein which is done for the profit purpose. So share, then what is the difference between share and equity? नहीं, सेम तो नहीं है। शेयर और इक्विटी मतलब जानते क्या होता है? इंडिविजुअल ओन शेयर। और जब वही इंडिविजुअल शेयर बहुत सारा शेयर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं शेयर। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में 10 लोग जो है ना शेयर है, मतलब 10 लोग जो है ना पैसा लगाए हैं, उसको शेयर बोला जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल टर्म में बात करेंगे तो उसको इक्विटी बोला जाएगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो क्या है ना कि ये क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखिएगा। शेयर वर्सेज इक्विटी में क्वेश्चन फिक्स है। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक, हाँ। Stock is a group. Stock is a group of share. That's it. This is the only difference. See, equity means basically, you know what? Ownership in a company after considering its liabilities. मतलब कि आपका उस कंपनी में लाइबिलिटीज़ कितना है, उसको कंसिडरिंग करने के बाद आपकी क्या ओनरशिप बचती है, ये है इक्विटी। शेयर क्या है? ओनरशिप है, लेकिन वही ओनरशिप एक ब्रॉडर टर्म में हो जाए उसको बोलते हैं स्टॉक है। ये बेसिक डिफरेंस है। समझ में आया आपको? मोस्टली सेम ही लग रहा है। कहाँ लग रहा है? इक्विटी जानते क्या है? ओनरशिप है कि किसी कंपनी में आपकी लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करने के बाद निकाला जाता है ये। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी से उधार ऑलरेडी लिया है और उसमें आप शेयर भी खरीदे हैं, तो आपका उधार माइनस कर दिया जाएगा और फिर आपका जो बचेगा पैसा ना वो शेयर में माना जाएगा। ये है इक्विटी। लेकिन जो शेयर होता है ना वो जनरली ओनरशिप होता है, दैट्स इट। और वही ओनरशिप जो कलेक्टिव शेयर हो जाता है ना, बहुत सारे शेयर एक साथ हैं। मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे शेयर एक साथ इक्विटी ना, गलत है। नहीं,
बहुत सारे शेयर एक साथ जो जाएंगे उसको बोलेंगे क्या, स्टॉक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस है। तो मतलब कि सबसे छोटा टर्म क्या होता है, इक्विटी, फिर उससे बड़ा शेयर और उससे बड़ा स्टॉक, ऐसा समझ लीजिए आप है। इक्विटी फिर शेयर और फिर स्टॉक है, ऐसा समझ लीजिए। तो है दोनों का सेम ही मीनिंग है, ओनरशिप, लेकिन डिफरेंसेस है। इक्विटी बहुत छोटे टर्म में होता है, बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है ना, जिसमें लायबिलिटीज़ को कंसिडर करने के बाद जो है ना ओनरशिप को देखा जाता है। शेयर जो है ना एक नॉर्मल टर्म होता है शेयर का, और जो वही शेयर जो है ना बेसिकली किसी कंपनी में जो बहुत ब्रॉड लेवल पे हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं स्टॉक है। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, मतलब कि बहुत लोगों का शेयर क्रैश हो गया है, फिर इसका मतलब ये होता है ये। व्हाट इज डिविडेंड? आवाज़ कम आ रही है। Dividend is a kind of profit which is given after the overall profit of the company which shareholder. Profit given to shareholder, that's it. It is a profit given to shareholder. लेकिन ध्यान रखना, कोई कंपनी जो है ना हमेशा ज़रूरी नहीं वो आपको डिविडेंड दे, डिपेंड करता है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मान लीजिए अगर पूछता है एग्जामिनर कि क्या कंपनी ये ज़रूरी है कि अपने सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के शेयर होल्डर है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ कैपिटल गेन? Capital gain simply means investing in a capital. After 1 year, whatever the profit comes out, so that is capital. That is the profit on the capital. So that is capital gain. So after 1 year ये कंपल्सरी है कि आफ्टर 1 ईयर ही होगा? कैपिटल गेन जानते हैं सिंपली क्या है, कि कोई एसेट्स जो है ना जब उसके परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा भी बेचा जाता है ना, तो जो प्रॉफिट मिलती है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैपिटल गेन 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एसेट्स जब उसके परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा भी बेचे, मान लीजिए कि उसकी रियल प्राइस 100 रुपये है, हम बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो 50 जो प्रॉफिट हुआ ना, यही है कैपिटल गेन से। तो इस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सिंपल ही है। चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताना है, ध्यान रखिएगा। वो देखो वैसे चीज़ क्यों पूछेगा, वो चाह रहा है कि आप इतना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने क्लियर थी जब पढ़ते हैं, तो जब इस क्वेश्चन में फंसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर व्हाट इज बॉन्ड? What is bond? Bond is unsecured loan provided at dividends. ये तो है कि लोन और फिर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? चूँकि लोन में भी तो हम किसी से उधार पैसा लेते हैं, उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, बॉन्ड में भी यही हो रहा है, हम किसी से उधार ले रहे हैं, अब फिर उसको इंटरेस्ट और फिर रीपेमेंट करेंगे, तो डिफरेंस क्या है? बताइए बॉन्ड और लोन में क्या डिफरेंस है? पक्का कुछ बताया आना कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ देखिए, बॉन्ड क्या है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लोन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लोन सीधे पैसा है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, ये है बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पैसा उधार ले लिया है, मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा और आपको प्रिंसिपल भी पे करूँगा, ये एक तरीका हो गया। या तो आप मेरे को अपने नाम से एक बॉन्ड इशू कर दीजिए, मैं वो बॉन्ड खरीद लूँगा,
तो वो भी तो काइंड ऑफ लोन ही आपको दिया हूँ मैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दिया हूँ और ये मैंने डायरेक्ट दिया है। तो इनडायरेक्ट जो है ना लोन देना ही बॉन्ड है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है अगर पूछता है तो। हाँ, बॉन्ड के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे है ना डेटेड बॉन्ड और फिर जो है ना शॉर्ट टर्म बॉन्ड, वो अलग चीज़ है। जैसे कुछ बॉन्ड जो है ना जीरो कूपन बॉन्ड पे इशू किए जाते हैं बेसिकली, डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं। हाँ, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। शेयर और बॉन्ड में डिफरेंस आपको पता ही है। शेयर मतलब ओनरशिप होता है, बॉन्ड मतलब डेट होता है बेसिकली। हाँ, शेयर में रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी अगर डूब गई ना तो आपको हो सकता है आपको पैसा वापस ना मिले। लेकिन बॉन्ड में क्या है ना, आपको पैसा मिलेगा ही, क्योंकि आपने उधार ही दिया है उसको। शेयर में कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, लेकिन बॉन्ड में मेच्योरिटी पीरियड फिक्स रहता है कि आपको इतने साल बाद जो है ना आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। मतलब बॉन्ड मतलब केवल उधार होता है, ऋण आपको दिया गया है, लोन दिया गया है। फिर ये बताइए कि वाई डू बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? What happens in generally when demand is high of the bond, in that case the bond price will increase. If the bond price will increase, it will lead to decrease in bond yield, because bond yield comes out to be bond yield simply means coupon rate upon the bond price. So there is negative inverse relationship between bond price and bond yield. बॉन्ड यील्ड नहीं, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट का होगा। मतलब बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट जो है ना इन्वर्सली क्यों होते हैं। तो what happens that money supply increases in the market, due to which the interest rate decreases. So if interest rate decreases, the bond demand will increase. If bond demand will increase, bond price will also increase. क्या बोले, फिर बताइए। I'm saying कि कभी मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होता है तो उस कारण से जो इंटरेस्ट रेट इट विल डिक्रीज। इफ इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज तो बॉन्ड डिमांड विल इंक्रीज, एंड इफ बॉन्ड डिमांड विल इंक्रीज तो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है ना, तो मतलब ज़्यादा लोग ये लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कभी कम है तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस बढ़ने पर बॉन्ड की डिमांड कम होगी? नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना तो बॉन्ड प्राइस क्या होगी, हमेशा बॉन्ड प्राइस हमेशा घटेगी। आप बोल रहे हैं कि बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्राइसिस। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस घटेगी, क्योंकि लोग जो है ना बॉन्ड पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे, फिर जाके जो है ना किस में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में ना। जब इंटरेस्ट रेट घटता है तब बॉन्ड प्राइस बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास पुराना बॉन्ड है, ध्यान समझिएगा। आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जिसमें आपको 100 रुपये इंटरेस्ट मिलता है हर साल, फिक्स है कि हर साल आपको 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब मार्केट में एक नया बॉन्ड आ गया है और वो बोलता है कि जो है ना मैं आपको 120 रुपये दूंगा इंटरेस्ट रेट। तो आप बताइए कि आप कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे, पुराना वाला कि ओल्ड वाला? नया वाला खरीदेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ रहा है तो मतलब कि हाँ, कि मतलब कि उसकी जो प्राइस है ना उस बॉन्ड की कम होनी पड़ेगी तभी तो रिटर्न मिलेगा बेसिकली। चूँकि आपको 80 रुपये इंटरेस्ट मतलब जो 120 रुपये रिटर्न दे रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड की प्राइस बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट मतलब जो है ना
मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड की प्राइस अपने आप क्या हो गई, कम हो गई है बेसिकली। ये है जो देखिए, हर इन्वेस्टर अपना रिटर्न देखेगा ना जी, हर इन्वेस्टर अपना रिटर्न देखेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बॉन्ड इशू किया था, 100 रुपये दे रहा था इंटरेस्ट है। अब एक नया बॉन्ड वाला आ गया है, वो आपको 120 रुपये दे रहा है इंटरेस्ट है बेसिकली। तो अब 120 दे रहा है तो अपना जो है ना, वो अपना रिटर्न जो है ना एडजस्ट करेगा ना बेसिकली। तो बॉन्ड की प्राइस को कम करेगा वो बेसिकली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है बेसिकली, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमेशा बॉन्ड की प्राइस कम होगी, और जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। तो मतलब इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये समझ लीजिए आप। मतलब इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल है, रिवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसा ऐसा समझ लीजिए आप। और हमेशा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस घटेगी। ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, पता है यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा कंसेप्चुअल। चूँकि इस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड की प्राइस घटेगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। ये 3 चीज़ बिल्कुल लिख लीजिए अपने डायरी में और रट लीजिए। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न ना, इफेक्टिव रिटर्न इन इन्वेस्टर। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से बॉन्ड खरीदा है ना, तो आपको रिटर्न जो मिलेगा वही तो वही बॉन्ड यील्ड है ना। ये है बेसिकली। ये बताइए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या है? मनी मार्केट जो है वो, मनी मार्केट इज फॉर लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट में जो रेगुलेटर रहेगा वो रहेगा आरबीआई, और कैपिटल मार्केट में जो रहेगा वो सेबी रहता है रेगुलेटर। और मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि वो ट्रेजरी बिल्स हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल। ये शेयर किस में आएगा? शेयर जो है, शेयर कुछ शेयर ये कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा शेयर। व्हाट इज कमर्शियल पेपर? Paper is a debt instrument used by the company to take the loan which is issued at a discounted rate. ये सिक्योर्ड होता है कि अनसिक्योर्ड है? It is unsecured. क्यों? वो कंपनीज इशू करती है जिनका नेटवर्थ बहुत हाई रहता है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा इसको। फिर अनसिक्योर्ड क्यों है? अनसिक्योर्ड इसलिए है ना क्योंकि इसमें कोई वो नहीं रहता, क्या मोर्टगेज नहीं होता, इसलिए गिरवी नहीं रखते कुछ इसमें बेसिकली। डायट जो है ना, हाँ इसमें होता है, वो क्वेश्चन पेपर को आपको इशू कर देगा और आप जो है ना उसको लोन दीजिए। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? What is? आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी आ रही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट Deposit is a kind of tax instrument which is issued by the bank available loan company to take the loan, and it is also issued at discount price. व्हाट इज कॉल मनी? आवाज़ नहीं आ रही है। Call money is kind of interbank money when a bank take the loan overnight with each other. Basically it is short term borrowing overnight, you can say overnight borrowing, overnight होता है। जैसे मतलब कि हमको आज रातों रात ज़रूरत पड़ गई तो फिर क्या करें? व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? Primary market is the market where the first time
the issue of the shares are where the company list its share for the first time. So here the relationship is between the firm and the investors. And the example is IPO and SPO. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सब क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट है? बोथ में आ जाएगा नहीं, ये हमेशा सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि ये शेयर को क्या करते हैं, बाय और सोल्ड करते हैं ना। ट्रेडिंग होती है। तो फिर तो जब शेयर का ट्रेड हो रहा है ना, वहाँ पे शेयर में इन्वेस्टमेंट हो रहा था प्राइमरी मार्केट में, यहाँ पे शेयर में ट्रेडिंग हो रहा है। तो जब ट्रेडिंग बढ़ाएगा तो मतलब सेकेंडरी मार्केट ही होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट पहली बार मनी को रेज करता है, वो है प्राइमरी मार्केट है। और जब इन्वेस्टर जो है ना उसको फिर ट्रेड करने लग जाता है मार्केट में ना, मतलब आपके लेन देन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सेकेंडरी मार्केट के को रेगुलेट करते हैं बेसिकली, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो आईपीओ का मनी है, ये किसके पास जाता है? जैसे आप बोले कि आईपीओ इशू करती है कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये इसका मनी किसके पास जाएगा? कंपनी के ओनर के पास कि शेयर होल्डर के पास? कंपनी के ओनर के पास ही रहेगा। नहीं, कंडीशन है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि जब वो कंपनी पहली बार शेयर को इशू कर रहा है ना, तो वो कंपनी के ओनर के पास जाएगा। फिर एक होता है कंडीशन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, उस कंडीशन में जो है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा वो मनी, ध्यान रखिएगा। तो दो होता है, फ्रेश इशूज एंड ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू में कंपनी के ओनर के पास जाएगा आईपीओ का मनी, और ऑफर फॉर सेल वाले कंडीशन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो मतलब आज ऐसा पूछते आए हो एग्जामिनर कि आईपीओ मनी ऑलवेज गो टू द कंपनी ओनर्स, ऐसा नहीं है, गलत है, ऑलवेज नहीं है। डिपेंड करता है कि फ्रेश इशू है कि ऑफर फॉर सेल है, उसी के लिए यहाँ थोड़ा सा ट्रैप है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? कि मतलब कंपनी अपना लोन तो रेज कर रही है, लेकिन क्या है ना कि उसको सेल के पर्पज से कर रही है। लेकिन जो फ्रेश इशू मतलब जानते हैं वो क्या होता है ना, थोड़ा सा लार्जर टर्म है बेसिकली। ये पहली बार जब इशू किया था फ्रेश कंडीशन में, ये है, ऐसा समझ लीजिए आप। एनएसई और बीएसई में क्या डिफरेंस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा कि देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इंडिया का, सुनिए, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो सेंसेक्स को ऑपरेट करता है, सेंसेक्स। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये इंडिया का मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ऑपरेट करता है। सेंसेक्स क्या है बेसिकली, या बेंच मार्क इंडेक्स है बेसिकली, जिसमें 30 मेजर कंपनी आती हैं, और निफ्टी में 50 कंपनीज आती हैं। हाँ, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ना बेसिक अवेयरनेस रखिए। इफ सेंसेक्स राइज डज इट मीन एवरी इंडियन कंपनी इज डूइंग वेल? क्यों? क्योंकि एवरी का तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो एवरेज से निकलता है। चूंकि सेंसेक्स में सारी कंपनी नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड कंपनी ही होती है, इसलिए
तो एवरी कंपनी को थोड़ी बोल सकते हैं गारंटी कि एवरी कंपनी राइज हो रही है, इसलिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं सेंसस उसमें 30 मेजर कंपनी है। हाँ, तो का इंडिया में केवल 30 कंपनी है, और भी कंपनी है ना। तो अगर सेंसस राइज हो रहा है इसका मतलब थोड़ी है कि जो है ना कि हर कंपनी राइज हो रही है, तो ऐसा गारंटी नहीं दे सकते ना। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उदाहरण लीजिएगा, व्हाट इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, डिफरेंस बिटवीन द टू? Bull market and bear market. Bull market means when the investor feels that the market is going, they are optimistic in market that in market the prices will rise. So that is bull. And it's opposite that when they are pessimistic मतलब जब एसेट्स के प्राइस डिक्लाइन हो रहा है उसको बियर मार्केट बोलते हैं, और जब एसेट्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, उसको बोलते हैं बुल मार्केट बेसिकली। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? market capitalization. Market capitalization is number of share improves the price मतलब of each share. कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर है ना, उसकी मार्केट वैल्यूज़ को ही बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे मतलब कंपनी का मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर मान लीजिए 10 करोड़ का है, तो जो 10 करोड़ है ना, ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब शेयर की प्राइस क्या है और नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं कंपनी के। जैसे मान लीजिए कंपनी, मान लीजिए कि बिरला कंपनी है, इसके शेयर मान लीजिए कि 1000 हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 1000 गुणे 10 और 10,000, ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ब्लू चिप कंपनी न्यूज़ में रहती है, ये क्या चीज़ होता है ब्लू चिप कंपनी? These are those companies which are highly reputational companies and which are mostly हाँ, मतलब एक ऐसी एक कंपनी जो बहुत हाईली रिपुटेटिव होती है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, उसे बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? mutual funds. Mutual funds are kind of funds which are जब बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना एक साथ है किसी एसेट्स में मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। शेयर जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसमें से 100 लोग जो है ना एक साथ इन्वेस्ट करके उसमें पैसा डाल दिए हैं, है ना, तो उसे बोलेगी म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो है ना आपको पूरा ओनरशिप नहीं देता किसी कंपनी का है। आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको उसका जो है ना प्रॉफिट देता है। ये म्यूचुअल फंड ओनरशिप नहीं देता है, लेकिन शेयर जो है ना ओनरशिप देता है। म्यूचुअल फंड गिव्स यू अ यूनिट है इन अ प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज। फिर व्हाट इज ए एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। when the return from the when the asset is not giving return to the bank for more than 90 days is called NPA. व्हाट इज अ डेरिवेटिव? Derivatives are some assets which are derived from all underlying assets. हाँ, मतलब कि एक मतलब डेरिवेटिव मतलब एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी डेरिवेटिव वर्ड यूज होगा ना, तो मतलब वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो मतलब एक ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू जो है ना डिपेंड कर रही है अंडरलाइंग एसेट्स पे, जैसे शेयर है, कमोडिटीज़ है, ये है बेसिकली। जैसे मान लो कि फ्यूचर में हमने आपसे बोला कि जो है ना कि इस शेयर को जो है ना आप मुझसे 500 में खरीद लेना, ये डेरिवेटिव हो गया बेसिकली, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ना एक एसेट्स पे डिपेंड कर रही है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बन गया है। जैसे होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है कि मैंने पहले से ही प्राइस फिक्स कर दिया है कि मैं जो है ना इस शेयर को जो है ना इतने में बेचना है और फिक्स है, आपको बेचना ही पड़ेगा उतने में। लेकिन जो एक ऑप्शंस होता है ना, ऑप्शंस जो है ना इसमें राइट्स तो है पर कंपलसरी नहीं, उसमें एप्लीकेशंस नहीं होता है। ये दो टाइप का होता है, कॉल एंड पुट है। कॉल मतलब हो जाता है क्या होता है राइट टू बाय, और पुट मतलब राइट टू सेल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो ये डेरिवेटिव्स का यूज़ क्यों करते हैं लोग? व्हाट इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव? आवाज़ नहीं आ रही। Derivatives का use
diversification of investment portfolio. नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तो ये फार्मर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करता है? ताकि उसे फिक्स हो जाए कि मेरी जो क्रॉप जो है ना उगाने के बाद सड़ेगी नहीं, चूँकि कोई खरीदने वाला ऑलरेडी है। वैसे ही क्या है ना कि कोई शेयर फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगी घटेगी, अनसर्टेनिटी है ना। अब चूँकि हमने पहले से ही कनेक्ट बना लिया है कि यही इस मेरे शेयर को इस दिन ये फला आदमी खरीदेगा, तो हेजिंग से बचने के लिए जो है ना डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं लोग। पहले से फिक्स कर लिए कि भाई क्या है कि इस तारीख को जो है ना मैं आपको ये शेयर इतने में बेचूंगा और आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। उसी को तो बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, और वो ऑब्लिगेटरी है बेसिकली। तो हेजिंग से बचने के लिए, हेजिंग का मतलब क्या होता है? प्राइस स्पेकुलेशन जो है ना कम ज़्यादा होता है, उससे बचने का तरीका होता है हेजिंग। ये टर्म होता है HEDGING। What is the basic difference between FDI and FPI? Foreign portfolio investor and LDPS, when the investment is more than 10% in any company, so it is called FDI. It is basically for the short or long term duration, and then in this, the investor becomes the owner of the company also. In the SPI, it is for short term, less than 10% of the ownership is SPI, and it is hard money and volatile in nature, while SPI is stable in nature mostly. देखिए बेसिक डिफरेंस ये नहीं है। देखिए बेसिक डिफरेंस ये नहीं जो आप बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखिए आप जो बताए हैं ना कि जो FDI है ना, ये किसी कंपनी में मोर देन 10% शेयर होता है तो उसे FDI बोलते हैं। तो क्यों अगर 10% से कम शेयर है तो उसको FDI नहीं बोलेंगे? वो भी कंडीशन एक है कि जैसे लिस्टेड कंपनी हाँ, में तो वही तो बोल रहा हूँ, आपकी डिफरेंस जो है इनकम्प्लीट है। पहली बात है, आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपनी लिस्टेड है तो मोर देन 10% जो है ना FDI के अंदर आएगा, लेस देन 10% FPI के अंदर आएगा। तो यदि कंपनी लिस्टेड नहीं है तो कितना भी आप इन्वेस्ट करो वो FDI के अंदर ही माना जाएगा। FPI जानते क्या होता है? FPI होता जानते क्या है? ये मतलब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं चाहिए कंपनी का। लेकिन FDI में क्या है ना कि आप जो है ना आपको मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए कंपनी का पैसे के लिए, आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, आपको उसको, हाँ ये है FDI, ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमेशा क्या है ना कि आपको देखिए वो क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछ रहा है, FDI किसको नहीं पता बताइए, लेकिन क्या है ना कि वो चेक कर रहे हैं कि आप कितना क्लैरिटी रख रहे हैं। आप ऐसा बोल दिया कि FDI जो है मोर देन 10% है इन अ कंपनी, कितना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ये। इन अ कंपनी आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि इन कंपनी मतलब किस शेयर से इन कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। तो थोड़ा सा क्या है ना कि यदि क्वेश्चन आसान है तो उसको हल्के मत लीजिएगा कि तुम्हें आराम से दे दूँगी। थोड़ा पॉज कीजिए, रिकॉल कीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन और इसके बाद जो है ना आंसर दीजिए। आया इंटरव्यू इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, मैं कोई भी बता दूँ, इट अबाउट पर्सनालिटी आल्सो, कि आप जो है ना कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूँ, यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू अवेलेबल हैं UPSC के, तो 2-4 वीडियो जो है ना आप देख लीजिए, कैसे बोला जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है, कैसे पेशेंस रखा जाता है बेसिकली, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारे हैं यूट्यूब में, बहुत सारे टॉपर्स के हैं, आपको जिसको देखना है देख लीजिए। बेसिकली कैसे एंटर करना है, कैसे वहाँ बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं आता कैसे उसको पोलाइटली मना करना है, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो आप 2-4 वीडियो देख लीजिए जो है ना यूट्यूब से। फिर चूँकि देखिए वो इस चीज़ को देखेंगे ना कि आप फ्यूचर में UPSC के इंटरव्यू देंगे तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे वहाँ, या आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे यहाँ। चूँकि देखिए जब आप यहाँ नर्वस रहेंगे तो फिर उनको नेगेटिव में जाएगा कि भाई ये फ्यूचर में क्या ही इंटरव्यू देगा। तो हाँ, तो इसलिए कहने को सब चीज़ देखते हैं। ऐसे नॉलेज तो आपका प्राइमरी देखेंगे वो, क्योंकि उसी की वजह से आपका सिलेक्शन ही होगा। तो कहने को और भी चीज़ जो है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि 4-5 मेंबर होते हैं ना, तो क्वेश्चन तो एक पूछेगा ना, लेकिन चारों आपको ऑब्जर्व करेंगे फिर बेसिकली। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें
व्हाट हैपन्स टू बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स? फिर बताइए आप, चेक कर रहा हूँ। बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी यदि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो। दाने की हमेशा उल्टा होगा, बस ये दाने की है। मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। हमेशा ये माइंड में सेट कर लीजिए, एक दूसरे के अपोजिट है, बस हो गया, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, हालांकि वो एग्जाम्पल से समझाने के लिए भी बोल सकते हैं आपको कि आपको एग्जाम्पल बताइए। हाँ, ध्यान रखिएगा। इफ RBI cuts repo rate, will government bond price automatically rise? रेपो रेट को कम कर दिया RBI, तो क्या गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइस, जो गवर्नमेंट की बॉन्ड की प्राइस है वो क्या ऑटोमेटिकली राइज करेगी? क्योंकि मैंने अभी क्या आपसे बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए RBI रेपो रेट कम भी कर दी, तो क्या ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी ही? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली। क्यों, आप बताइए। गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा ना कि गवर्नमेंट प्राइस कैसे रखना चाहती है, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर भी रहेगा। सुयंती का है, चूँकि ये इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, लिक्विडिटी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर डिमांड, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो जनरली बढ़ता है। पैसा बोलेगा कि क्या ये बढ़ेगा ही, ऐसा नेसेसरली नहीं है, आपको ये बताना है। जनरली अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, आपको यही आंसर देना है। लेकिन ऐसा जब बोलेगा कि क्या ये ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस बहुत सी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें इन्फ्लेशन क्या है मार्केट में, फिर गवर्नमेंट कितना बार पैसा कर रही है, लिक्विडिटी क्या है मार्केट में, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कितना है, ये भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस नेचर का है उसको पहले समझना है और फिर आंसर देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने देखा इसे बहुत लोग गलती करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? कैश इन द मार्केट। मनी तो खुद ही मनी है ना, उसमें कैश क्या है, एसेट्स। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, क्या है ना कि बहुत सोच, वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा रिकॉल करके, थोड़ा पॉज करके आंसर देना है, ऐसे गलती नहीं करना है इसे। अब देखिए लिक्विडिटी कितना नॉर्मल टर्म लगेगा किसी को, लेकिन उस एग्जाम हॉल में सोचिए कि लोग कितनी बड़ी गलती कर देंगे, बोल देंगे कि हाउ इजीली मनी कैन बी कन्वर्टेड टू कैश है, वो समझ जाएंगे भाई कि ये तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। मतलब सिंपल से बताना है आपको, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट्स कितना इजीली से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बिना उसके प्राइस को अफेक्ट किए, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी बेसिकली। हाँ, व्हाट इज लीवरेज? हाँ, कहते हैं ना कि मेरे पास इसका लीवरेज है, ये इकोनॉमिक टर्म में यूज होता है बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 20 लाख रुपए उधार लिया है, और उस 20 लाख का यूज जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस साइज बढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं लीवरेज। मतलब कि आपके पास केवल 10 लाख रुपीज़ है जिससे आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपने 40 लाख बरोड कर लिया है, अब उससे अपना कंपनी का साइज 50 लाख कर रहे हैं, तो ये इसको होते हैं लीवरेज बेसिकली। मतलब कि जब बारोड मनी से जो है ना आप कोई आदमी अपने कंपनी के साइज़ को बढ़ाता है, उसे बोलते हैं लीवरेज, ये इकोनॉमिक टर्म यूज होता है। इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाँ, व्हाट इज सॉल्वेंसी? मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट करना। नहीं, ये सॉल्वेंसी नहीं होता है। सॉल्वेंसी का सिंपल मतलब जानते क्या होता है? कि कोई भी किसी भी कंपनी की एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है, इसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 10 साल के लिए लोन ली है, तो क्या इस 10 साल में वो जो है ना अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएगी, मतलब कि प्रॉपर से इंटरेस्ट रेट पे करती रहेगी,
है ना, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती रहेगी, उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी थोड़ी पूछ रहा हूँ, सॉल्वेंसी पूछ रहा हूँ। इनसॉल्वेंसी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि आदमी कि वो कंपनी जो है ना अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसे बोलते हैं इनसॉल्वेंसी बेसिकली। तो सॉल्वेंसी जब भी वर्ड आएगा तो मतलब आपको सिंपल सही देना है कि किसी कंपनी की क्षमता लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, कि जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मान किसी से लोन लिया है तो हर उसे 1 साल में इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है 10 साल, उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। नहीं कर सकती, इनसॉल्वेंसी। तभी तो बनाया गया है IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसे के लिए। देखिए लिक्विडिटी ये बताता है, कि कैन आई पी माई इमीडिएट बिल्स, मतलब कि मतलब कि मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने की 30 तारीख को, तो मैं उसको पे कर सकता हूँ। ये मतलब कि हमारे पास लिक्विडिटी अच्छी है। सॉल्वेंसी मतलब ये होता है कि जो हमने 10 साल के लिए लोन लिया है, उस लोन का इंटरेस्ट जो है ना मैं रेगुलर अमाउंट में पीरियोडिक बेसिस में पे कर रहा हूँ। ये सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में है और लिक्विडिटी जो है ना शॉर्ट टर्म होता है। ये भी एक डिफरेंस है। व्हाट इज डिवेंचर? आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? A debenture is also a debt instrument which is unsecured in nature and the risk is higher as compared to bond फायर रिस्क जाए because unsecured रहता है, that's why तो क्यों अनसिक्योर? वही तो बोल रहा हूँ, issued क्योंकि by क्योंकि यहाँ जानते क्या है, कोई मोर्टगेज नहीं होता, इसलिए बैकअप नहीं होता है। मतलब नहीं होता है ना बैकअप नहीं collateral बैकअप नहीं होता इसका मतलब, इसमें जो है ना वो नहीं रखते, क्या बोलते हैं? mortgage collateral हाँ, कोलेटरल नहीं होता बेसिकली। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? zero coupon bond is where the interest rates are not provided, it is given on the discounted हाँ, मतलब कि उसका पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता, वो अपने फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, उसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली। तो देखिए क्या है कि ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, कोई एडवांस क्वेश्चन था क्या? नहीं था। मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है। शेयर, इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, उनमें आपस में रिलेशनशिप है ना, सेंसेंस। तो इतना तो देखिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना तो आपको आता है, ठीक है। इससे है ना मतलब इतना तो मतलब जो है ना 100% एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको आता है। अब इसके बेस पे जो है ना दूसरा क्वेश्चन बनाएगा वो, तो जब आपको ये पता रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए आप गलती अगर आप यहाँ करेंगे ना तब उनका निगेटिव इमेज बन जाता है। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन दिया मान लीजिए आप गलत करें तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन गलत करें जो मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेसिकली। इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है।